हमने क्या कहा, अब हमें ये 3 फंक्शन पढ़ने हैं, राइट? ये क्या पढ़ने हैं? 3 फंक्शन पढ़ने हैं, पीवी, एफवी और रेट। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। एफवी मतलब जैसे सपोज मैं बैंक में एक अमाउंट तक जमा कर रहा हूँ, हर महीने, हर साल 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ बैंक में, 5 साल तक के लिए जमा किया मैंने, तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट भी लग रहा हो तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, तो ये चीज हमारा एफवी से निकलेगा। पीवी का मतलब ये होता है कि प्राइस वैल्यू। हेलो, ठीक है। पीवी का मतलब क्या होता है? प्राइस वैल्यू। हमारे बढ़ जाए कहीं भी, ठीक है। पीवी का मतलब क्या होता है? प्राइस वैल्यू क्या है हमारे इस प्रोडक्ट की, राइट? सपोज दैट कि प्राइस वैल्यू क्या है, हमने सपोज दैट आपसे कुछ लोन लिया था या लेना है मुझे, लेकिन आपने कहा हम 10 रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मैं 1.2% अपना ले लूंगा, जस्ट लाइक कि जैसे हम सोना किसी मार्केट से लेते हैं तो वो काट लेता थोड़ा सा पैसा, तो उस तरह से हमें कुछ पैसे काट लेता है वो। तो हम, अच्छा, हम यहाँ पर फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं शुरू से बता देता हूँ, राइट? अभी मैं शुरू से इसको रिकॉल करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ एक बार के लिए, और इसकी जगह डन, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होता है कि जहां पर हम टर्म्स और कंडीशंस पे बात कर रहे होते हैं, जहां पर परसेंटेज वैल्यू की हम बात कर रहे होते हैं, राइट? तो हमारा फाइनेंशियल फंक्शन क्या कहलाता है? किसी भी अमाउंट पे हम जब परसेंटेज निकाल रहे हो, या फिर ईएमआई निकाल रहे हो, या फिर इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हो, वो हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर शिवम ने एक फोन परचेज किया। कितने का फोन परचेज किया उसने? शिवम ने फोन परचेज किया 1,61,200 का फोन परचेज किया। लेकिन उसने क्या कहा, उसने इंटरेस्ट रेट कितना दे दिया? उसने इंटरेस्ट रेट ही हमारे इस फोन में 12% दे दिया, राइट? और इस चीज, या फिर हमने इसको अमाउंट बड़ा कर लेते हैं हम, 3 लाख रुपए, 3,67,200 का फोन परचेज किया या फिर कार परचेज की उसने, और उसने कार पे इंटरेस्ट रेट दिया है कितना? 12% का, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इस कार पे मैं कितने महीने की ईएमआई देना चाहता हूं, मैं कितने महीने की ईएमआई दूंगा। तो इसने कहा कि आप कितने महीने की ईएमआई लेना चाहते हैं, तो हमने कहा ईएमआई जो मैं बनवाऊंगा वो मैंने कितने की कराऊंगा, मैं 3 साल के लिए कराऊंगा। ईएमआई ईयर के फॉर्मेट में हमने कहा 3 साल के लिए मैं इस प्रोडक्ट पे ईएमआई देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या कहा, जब हम कहते हैं कि इस अमाउंट को 3 साल के लिए करना है, तो हम कहते हैं 1 साल ईएमआई हर मंथ जाती है हमारी, राइट? एवरी मंथ इनकम बेसिकली जो भी हमारा है, हमने कहा इस महीने पे मैं 12 महीने 3 बार दूंगा, 12-12 महीने करके ईएमआई। तो हमारा टोटल, सॉरी, डिवाइड करना था मेरे को, मैं क्या कह देता हूं इसको, इस अमाउंट को मैं डिवाइड करता हूं 36 से, तो हमारा क्या हुआ, 10,200 रुपये ईएमआई बनेगा। लेकिन ये बेस अमाउंट पे बना ईएमआई, बेस अमाउंट पे क्यों? अच्छा, ई फाइव, यस। ओके, बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा ये क्या होता है, ये सेल्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पर रिबन्स कहलाते, ये टैग कहलाते हैं हमारे, ये हमारे पर रिबन्स कहलाते हैं। ये हमारा क्या, जैसे यहाँ पर आई, ये लिखा है, हाँ, E5 क्या है हमारा, बेसिकली रो का एड्रेस हो गया हमारा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारे पास, रो का एड्रेस हो गया। इनकी 2 क्लासेस हो गई, आज इनकी तीसरी क्लासेस है ये, ठीक है। आप, मैं इनको थोड़ा सा बता के फिर आपका प्रीवियस वाला रिकॉर्ड कर देंगे हम, ठीक है। फिर हमने कहा इक्वल टू लगाते हैं, तो इक्वल टू से मतलब ये होता है कि अब कोई फंक्शन या फॉर्मूला लगाने हम जा रहे हैं। जैसे जहां पर हम क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस आ जाएगा, और जैसे उस सेल का एड्रेस आएगा तो वो अमाउंट ही उस जगह पे लिख के आ जाएगी, राइट? तो ये हमारा ये होता है। E5 पे क्या लिखा है, ई कॉलम और फिफ्थ रो हमारी, जो होगा वो हम लिख लेंगे। या फिर क्या हम नॉर्मली E5 लिख के काम कर सकते? नहीं, नॉर्मली E5 लिख के हमारा कोई फंक्शन नहीं होता, उस जगह पर जस्ट टेक्स्ट और न्यूमेरिकल होता है वैल्यू बस, ठीक है। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं 36 से, तो ये तो हमारे बेस अमाउंट पे प्राइस आ गई, ये तो हमारे बेस अमाउंट पे प्राइस आ गई। लेकिन अगर हम इस पे क्या निकाल दें, 12% इंटरेस्ट लगा के फिर कुछ ईएमआई निकालेंगे, कुछ महीने का निकालेंगे, तो मेरा कुछ अलग अमाउंट आएगा। तो हमने कहा पर महीने की ईएमआई मेरी बनेगी क्या, मैं कहता हूं पर मंथ ईएमआई मेरी क्या बनेगी, मैंने कहा ईएमआई मेरी क्या बनेगी पर मंथ, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम जनरली बोलते हैं पीएमटी, सॉरी क्या बोलते हैं उसको हम, पीएमटी।
अब पीएमटी होता क्या है, पर मंथ ट्रांजेक्शन की तरह हम बात कर सकते हैं। ये बेसिकली हर महीने कितना हम अमाउंट जमा कर रहे हैं उसको हम पीएमटी बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, हम जैसे इक्वल टू लिखेंगे पीएमटी, तो यहां पर क्या कह रहा है, पीएमटी लिखते ही हमारा फंक्शन बता देता है कि ये फंक्शन क्या है, क्या रहा है, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड और कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। मतलब कि कांस्टेंट पेमेंट रेट होगा हमारा 3 साल तक के लिए, और मैं कहता हूँ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, मतलब 3 साल तक के लिए हमेशा 12% ही रहेगा, ना कम होगा कभी, ना कभी ज्यादा होगा, ना मैं किसी महीने ईएमआई ज्यादा दूंगा और ना कम दूंगा, मतलब जो ईएमआई मैं देना चाहता हूँ वो हर महीने उतनी ही जाएगी, राइट। तो हमने कहा पीएमटी, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो यहाँ पर कह रहा रेट कह रहा है, रेट हमारा क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट हम अपने हमारे प्रोडक्ट पे अप्लाई हुआ 12% अप्लाई हुआ। अब ये 12% अप्लाई किस पे होता है, इंटरेस्ट रेट हमारा कभी भी लगता है तो साल में एक बार लगता है, बेसिक अमाउंट पे साल में एक बार लगता है। तो हम जैसे जहां पर साल में एक बार बात करते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, क्योंकि हम ईएमआई दे रहे हैं हर मंथ। अगर मैं हर साल का निकालता तो मैं यहाँ से 12 से डिवाइड नहीं करता, राइट। फिर हम ये कहता एनपीआर, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ईयर्स। बेसिकली हमने कितने साल के लिए हम निकाल रहे हैं, 3 साल के लिए। तो ये तो 3 साल हो गए, लेकिन मुझे क्या करना है, पर मंथ देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा, क्योंकि एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं हमारे पास, 12 मंथ होते हैं हमारे पास, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे। फिर कॉमा देते हैं। फिर हमारा यहाँ पर देखो, मैं कैसे समझ में आ रहा है, रेट क्या है, एनपीआर क्या है, पीवी क्या है, ये छोटे छोटे अंदर फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स बोलते हैं इनको हम, इनको आर्गुमेंट बोलते हैं कि हमें अभी देना क्या है, यहाँ पर अभी कौन सी वैल्यू जाएगी, तो इस वजह से हम समझ के भी वहां पर देते हैं। पीवी का मतलब होता है प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू अभी मतलब हमारा एक कोई प्राइस होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर इंटर करनी है। तो हमारी प्राइस वैल्यू क्या है, 3,67,200, ये हमारा प्राइस वैल्यू हो गया। अब देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या लिखा है, एफवी, एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू हमारी। अब जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे होंगे उनको हम बेसिकली बोलते हैं ऑप्शनल डेटा, या फिर उनको हम छोड़ भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे छोड़ भी सकते। तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, कोई यूज नहीं किया हमने। और हम निकालेंगे अभी ये। अब देखो ये रेड आया, इसका मतलब होता है कि ये हमारा एरर है भाई। क्यों एरर है, क्योंकि पीएमटी हमेशा क्या होता है, माइनस में रिजल्ट आता है। पीएमटी हमारा क्या होता है, अगर ये डॉलर में है ना, इसको हम नॉर्मल यहाँ से जाके करेंसी की जगह हम नॉर्मल नंबर में करेंगे तो हमारा देखो माइनस में आया। तो हमें माइनस में लाने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो अब जो हमारा अमाउंट देखो, हम फिर से करेंसी में इसको चेंज कर देंगे, तो ये हमारा $12,196 और 32 पैसे है। इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर देखिए हमारा ये सिंबल होता है, इस पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ पर जाने के बाद हम नीचे देखेंगे और कहीं एक जगह पर लिखा होगा हिंदी, यहाँ पर जाते जाते इसी के कहीं नीचे आसपास लिखा होगा, ओके। ओके यहीं कहीं रहता है हमारा, ऊपर सबसे ही होता है। मतलब ये रहा रुपीस, राइट। तो ये हमने रुपीस में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास कितना पर मंथ ईएमआई कितनी जा रही है, 12,196.32 ईएमआई जा रही है हमारे पास। तो ये इसी अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट रेट भी लग रहा है। फिर हमने कहा कि हमारा टोटल अमाउंट कितना जाएगा 3 साल तक के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपने इस डेटा से। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3 साल के लिए हो गया ये तो। हाँ 3 साल या 3 महीने, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 12 से। तो ये मेरा जो अमाउंट क्या हुआ, ये अमाउंट मेरा गया नॉर्मली, हमने इसको क्या कहा, इसको ब्लैक से कन्वर्ट कर दो, 4,39,066 रुपए हमारे जो जाएंगे। तो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट कितना गया, हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया, टोटल अमाउंट में इसको बोल देता हूँ, टोटल अमाउंट हमारा ये हुआ। टोटल अमाउंट हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस रिक्वायर्ड स्पेस को ऑप्टिमाइज कर लेगा। फिर हमने कहा एक्स्ट्रा कितना मैंने पे किया है, एक्स्ट्रा मैंने कितना पे किया है, उसके लिए हम क्या करते हैं,
इस अमाउंट से हम अपना बेस अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा 71,866 रुपए 60 पैसे मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, जो कि हमारा इंटरेस्ट होता है, राइट। तो इस तरह से हम कभी भी किसी बाइक को परचेज करते हैं तो इसी तरह से इंटरेस्ट रेट निकालते हैं वो लोग भी, और हम भी वही कर रहे हैं, राइट। समझ में आ गया अभी इतना इतना आ गया? ओके। फिर हमने क्या कहा, हमने ये डेटा हमने रख लिया, ठीक है। हमने कहा इतने पे मैंने खरीदा टोटल अमाउंट पे, और मैंने फिर से क्या किया, इसको सेल कर दिया। इसको सेल कर दिया कितने साल बाद? 5 साल बाद हमने इसको सेल कर दिया। कितने साल बाद? 5 years लेटर। यहाँ पे लिख लेते हैं 5, और जो ये नंबर लिख रहा हूँ मैं ईयर में लिख रहा हूँ। कितने का बेचा मैंने? फिर हमने 4,39,000 का खरीदा, और फिर मैंने 2,85,456 रुपए में बेच दिया, राइट। इतने में मैंने बेच दिया, ठीक है। इतने में खरीदा, टोटल अमाउंट इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, तो इसको बोलते हैं हम सैल्वेज अमाउंट। सैल्वेज अमाउंट कितने में हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सैल्वेज अमाउंट बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि मेरा लॉस कितना हुआ, मतलब मैंने पर मंथ कितना यूज किया अपने इस प्रोडक्ट पे। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। ओके, येलो, और इसका बोल देता हूँ रेड, ताकि हमें पता चले ये हम यहाँ काम कर रहे हैं। फिर हमारा आता है SLN। SLN क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है हमारा, जो क्या कहता है, जो फाइंड करता है कि कितना आपका प्राइस हुई है। SLN देखिए, रिटर्न द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स फॉर 1 पीरियड। एक पीरियड में मतलब एक महीने में कितना हुआ हमारा, राइट। तो हमने कहा कॉस्ट क्या हमारी इसकी थी? कॉस्ट थी हमारी ये। सैलवेज का मतलब है कितना बेचा, कितने में बेचा। हमने कहा ये। लाइफ क्या रही है? 5 years रही है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, नॉर्मली रखूंगा, तो ये क्या निकलेगा? 30,000 रुपए हर साल। 30,000 रुपए हर साल। अगर मैं इस अमाउंट से इस अमाउंट को घटाऊंगा तो मेरा क्या निकलेगा? हमने कहा इस अमाउंट को मैंने इस अमाउंट से घटाया है, तो मेरा ये निकला। और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, अगर किससे? 5 साल से। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो क्या यही अमाउंट देखो दोनों बराबर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने महीने की वाइज, ईयर की वाइज निकाला। अगर मुझे महीने वाइज निकालना तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। तो 2,560 रुपए का मैंने हर महीने इस पे यूज किया है। इसका क्या किया है? यूज किया है। मतलब अगर इसके मैं ये फोन लिया हूँ, 10,000 का फोन लिया हूँ, 2 साल मैंने यूज किया और 2,000 का मैंने बेच दिया, मतलब मेरा टोटल घाटा हुआ 8,000 का। लेकिन 8,000 को मैंने 2 साल चलाया है, तो 8,000 को 2 साल का मतलब मैंने कुछ रुपए इस पे यूज किए हैं अपने काम के लिए, यूज कर लिए, बस दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा SLN कहता है, ठीक है। तो ये जो SLN ये एक्सेल के हाँ, ये एक्सेल ही भी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन एक्सेल के एक पार्ट आता है, फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर है, इससे पहले मैंने यहाँ पर देखो 3 फंक्शन पढ़े। एक मैथमेटिक्स फंक्शन पढ़ा है, जो हमने शायद उस दिन आपको कराया था, ये वाले फंक्शन, ओके, ठीक है। दूसरा फंक्शन पढ़ा है टेक्स्ट, तीसरा फंक्शन पढ़ा है डेट एंड टाइम, कि डेट कैसे निकालना। आई थिंक डेट एंड टाइम में आप थे, हाँ। तो ये फंक्शन और डेट एंड टाइम के बाद हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल फंक्शन स्टार्ट किया है, राइट। तो अब ये करने के बाद हम आगे और मूव करेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हमारे पास एक दो फंक्शन और होते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमारे पास और कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे कि हमारे पास FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे प्रोडक्ट की। फिर हमारा दूसरा आता है पीवी का मतलब होता है, और एक आता है रेट, ठीक है। पीवी का मतलब होता है प्राइस वैल्यू, राइट। अभी हमने पीएम उसमें लगाए थे। एस्टेबल में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, पीएमटी में लिखा होगा। जब हमने यहाँ पर पीएमटी लगाई तो हमारे पास देखो यहाँ पर पीवी लिखा है। पीवी का मतलब प्राइस वैल्यू, और हमारे पास टोटल प्राइस वैल्यू क्या थी, इसकी बेस प्राइस क्या था? 3,67,200 था, राइट। तो ये मतलब अगर अच्छा यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं 2% का, इसीलिए हम सभी कभी भी जनरली बैंक से लोन लेते हैं या कहीं से भी लोन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम आपको 6% या 7% से ज्यादा अमाउंट नहीं देंगे। अब देखो जैसे मैंने 6% किया, वैसे ये भी ऑटोमेटिक घट गया हमारा, ठीक है। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पड़ा? एक्स्ट्रा मेरा 34,000 ही पड़ा 3 लाख पे, ठीक है। अरे भाई सब 34 लाख, सॉरी 34, ठीक है। रेट क्या होता है? हम सपोज बैंक में अपना अमाउंट जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना बचेगा, इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा,
ठीक है, कि 10,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं अपने बैंक में, और जब हम 5 साल बाद निकालेंगे तो मुझे टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट से होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर एफ वी। क्या फाइंड आउट करते हैं? एफ वी फाइंड आउट करते हैं, मतलब फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या हो रही, फ्यूचर वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को बताए थे, क्वेश्चन भेजे थे। ओके ठीक है, एक सेकंड बस। क्वेश्चन मेरा क्या है? चलो ठीक, मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज दैट शिवम ही है, सपोज दैट शिवम ही है। ठीक है, शिवम क्या कर रहा है, 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। कितना? 10,000 ही है, हाँ। 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, कब कब? एवरी ईयर। ठीक है, क्या कर रहा है? एवरी ईयर डिपॉजिट कर रहा है 1,000 रुपये एवरी ईयर। ईयर की बात कर ली, ठीक है अभी। तो ये एवरी ईयर डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा है? इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है इसे? 10% मिल रहा है इसे। ठीक है, हमारे 10,000 रुपए एक साल में जमा कर रहा है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। और कितने साल तक के लिए जमा कर रहा है? टोटल ईयर कितने के लिए जमा कर रहा है? उसने कहा मैं 10 साल के लिए ही जमा कर रहा हूँ। लेकिन जब ये 10 साल बाद निकालेगा बैंक से तो उसके पास कितना पैसा होगा? तो ऐसे अगर मैं अज्यूम करूं तो हमारे पास क्या पैसा होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए 10 साल के लिए। साल के हिसाब से हाँ, साल के हिसाब से है। दो ही बनेगा, 2,000 10 साल में 1,000 रुपए। 10,000 आप मुझे हर महीने 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो 5 महीने बाद मुझसे कितने रुपए लेंगे? 500? इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं नहीं, नॉर्मली 5,000 लेंगे। ठीक है, तो वही 10,000 जमा कर रहा है, तो ये 10 साल। ठीक है, तो ये चीज तो हमने कहा यहाँ पर, क्या कहा हमने? कहा इसको हम किससे सॉल्व करते हैं? एफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एफ मतलब फ्यूचर वैल्यू इसके क्या होगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो हमने कहा इक्वल टू लगाया, एफ फंक्शन लगाया। तो एफ क्या कहता है? रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। यहाँ भी कहीं भी रेट हमारा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग सोचेंगे कि सर जैसे सपोज है हमारा 10,000 रुपये एक साल में मैंने जमा किया, 1,000 रुपये एक साल जमा किया, 10% इंटरेस्ट रेट लगा एक साल में, तो कितना हो जाएगा? 1,100। अब जो अगला इंटरेस्ट रेट लगेगा वो तो 1,100 पे लगेगा ना हमारा। तो ऐसे करके मे भी बढ़ता भी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? एफ वी। फिर हमने कहा एन रेट क्या है मेरा, मेरा रेट कितना है? 10%। ठीक है, कॉमा दिया। एनपीआर क्या है? जो पेमेंट हम जमा कर रहे होते हैं उसको एनपीआर बोलते हैं, या फिर जो हमारा बेस अमाउंट होता है उसको हम एनपीआर बोलते हैं। तो हमने कहा एनपीआर मेरा ये है। ठीक है, क्या है एनपीआर मेरा? ओके ओके ओके, एनपीआर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, यस ठीक है। एनपीआर मतलब ईयर, सॉरी, पीएमटी हमारा होता है जो हम पैसा जमा कर रहे थे, क्योंकि हमने देखो ऊपर मंथली निकाला था ना पीएमटी। एनपीआर हमारा क्या हो जाएगा? जितने साल के लिए हम जमा कर रहे थे, नंबर ऑफ पेमेंट रिसीव। ठीक है, कॉमा दिया। पीएमटी, पीएमटी हमारा अगर मैं महीने वाइज जमा कर रहा होता तो इसको मैं मल्टीप्लाई 12 करता। मैं यहाँ पे ईयर में जमा कर रहा हूँ, और एवरी एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो पीएमटी हमारा क्या मैंने बताया था? पीएमटी हमेशा माइनस में होता है, तो हमने माइनस में इसको ले लिया। और इसको अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ब्रैकेट ना क्लोज करें तो हमारे देखो दो चीजें और लिखी हैं, पीवी और टाइप, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं। और जब भी कभी हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सेल में देखते हैं उसका मतलब वो ऑप्शनल, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। तो हमने इसको नहीं देना है तो हम नहीं देते हैं। ठीक, अब ये हैशटैग 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 आ गया, तो ये हमारा कुछ होगा 15,000 समथिंग कुछ, राइट? कितना होगा ये?
15,000 समथिंग, जिसको करेंसी में अगर चेंज करना है मतलब रुपीज में कन्वर्ट करना, हम यहाँ फिर से जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो हम इसको ढूंढेंगे और नीचे देखते हैं स्पेनिश, ऊपर निकल गया आई थिंक। नहीं निकला, वैसे कहीं यहीं कहीं होगा। ठीक है, रुपीज होता है, छोटा सा सिंबल होता है, समझ नहीं ये रहा। ठीक है, ये कि हिंदी ये रहा। ठीक है, हिंदी। और क्या कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो 15,937 रुपये हमारे 10 साल बाद होने का, अगर 1,000 रुपये हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये वाला फंडा समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? चलिए, अब हमारा क्या हो गया, एफवी हो गया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारा दूसरा फंक्शन क्या आता है, पीवी, प्राइस वैल्यू बताइए। क्या बताइए, प्राइस वैल्यू बताइए। तो प्राइस वैल्यू क्या होती है हमारी किसी भी चीज की? प्राइस वैल्यू क्या है, सपोज दैट हमने किसी से लोन लिया था 8 लाख का, मतलब मुझे सपोज 8 लाख का लोन लिया था। ठीक है, या फिर मैं लोन लेना चाहता हूँ। ठीक है, लोन लेना चाहता हूँ 8 लाख का। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि आप मुझे क्या करेंगे, अब आपको जब मैं रिटर्न करूंगा तो उसके अंदर मैं इतना परसेंट ले लूंगा, इतना परसेंट ले लूंगा। तो जो मैं आपको दूंगा पीवी का मतलब प्राइस वैल्यू कितनी में आपको वापस रुपए दूंगा। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, बस उसमें बैंक ने कहा कि 10 लाख में से आप मुझे 1 लाख मुझे दे देंगे, तो मैं आपको एक्चुअल अमाउंट जो हाथ में आएगा वो कितना रहेगा। जब हम क्रेडिट कार्ड से पैसा कुछ लेते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग फीस काट लेता है, फिर हमें रिटर्न देता है। 1,000 रुपए पे 24 रुपए काट लेता है जैसे, तो वो हमें 964 रुपए, हमें ऐसे कुछ, हमें 964 या 974 रुपए रिटर्न करता है बेसिकली। ठीक है, तो वो कितने परसेंट काट लिया है, तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं हम प्राइस वैल्यू से। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कहता है कि अब मैं लोन लेना चाहता हूँ या फिर लोन लिया था जिसको मैं रिपे करना चाहता हूँ एवरी मंथ, और कितने का लोन लिया था, मैं 5,000 रुपए हर मंथ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे क्या दो, 5,000 रुपए पर मंथ दो। ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ दो। कितने परसेंट रेट पे, हम कितने परसेंट के रेट पे, हमने कहा यहाँ पर सपोज 10% के रेट पे। ठीक है, 10% के क्या हुआ, ये अमाउंट हुआ, अमाउंट हुआ, ये रेट हुआ, और कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ कि 5,000 रुपए पर मंथ में दिया दे रहा हूँ। ठीक है, 5,000 पर रुपए मंथ दे रहा हूँ 5 साल के लिए, और हर महीने दे रहा हूँ, तो ये 3 लाख रुपए में दूंगा, 3 लाख रुपए दूंगा। और इसी 3 लाख में 10% इंटरेस्ट भी अवेलेबल है, इसी 3 लाख में 10% इंटरेस्ट। तो मैंने जो प्राइस दिए होंगे तुमको, तो वो 2,40,000 दे दिए होंगे अगर बात करें कुछ ऐसे। तो मैंने आपको कितने दिए होंगे बेसिकली, या फिर इसको ऐसे समझ लो कि मैं आपको देता हूँ 1,000 रुपए देता हूँ, जब भी कुछ भी रुपए दिए, हमने आपसे कहा कि आप मुझे 110 रुपए 1 साल तक के लिए देंगे, तो एक या फिर 10 महीने के लिए देंगे, 110 रुपए 10 महीने के लिए देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए 10 महीने के लिए दे रहे हैं, तो मेरे पास 1,000 हो जाएंगे। ठीक है, और उसी के अंदर मैंने छुपा दिया है कि अच्छा ये कितना ले रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, आपने, मैंने 5% इंटरेस्ट भी इसी में लगा दिया है, तो आपने मुझे 10% इंटरेस्ट भी लगा दिया, तो 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए। तो आपको जो इंटरेस्ट होगा 90 रुपए लिए थे, लेकिन 10% इंटरेस्ट लगा के आप 100 रुपए वापस ले भी रहा हूं मैं हर महीने। तो मैं कितना रुपए दिया हूं उसको एक्चुअली में, प्राइस वैल्यू कितनी थी उसकी, जो मैं 3 लाख रुपए ले रहा हूँ, जो मैं 3 लाख रुपए ले रहा हूँ उसकी प्राइस वैल्यू क्या है। तो वही निकालने के लिए हम पीवी फंक्शन यूज करते हैं। तो हमने कहा इक्वल टू पीवी। ठीक है, पीवी क्या कहता है, रिटर्न ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्राइस वैल्यू बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मैंने कितना इन्वेस्ट किया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेट आया, रेट क्या कह रहा है हमारा बताइए, रेट हमारा यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, कितना, 10%।
तो हम हर महीने रिपे कर रहे हैं ना, तो 10% को डिवाइड कर देंगे कितने से, 12 से। 10% को कितने से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हर महीने रिपे कर रहा है ना मेरे को वो। और हमने कहा ठीक है। फिर आता है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है कितने साल या महीने के लिए बेसिकली। तो हमने कहा यहाँ पर ईयर है, ठीक है, ईयर। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 से। फिर हमारा क्या आता है पीएमटी। पीएमटी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में दिस अमाउंट, राइट। अब देखो ये पीवीओ टाइप फिर से ऑप्शनल है, और इसको चेंज करेंगे। तो 2,35,000 रुपए मैंने जो दिए थे, 2,35,000 दिए थे, और मैंने रिटर्न कितने लिए हैं आपसे, 3 लाख लिए हैं। रिटर्न कितना लिया है मैंने, 3 लाख लिए हैं रिटर्न। तो ये हमारा क्या होता है, ये मेरा बेसिकली प्राइस वैल्यू फाइंड करने का होता है, ठीक है। अगर आप 2,35,000 का 10% निकालेंगे, अच्छा निकाल के देखते हैं, चलिए क्या 5,000 आता है। हमने कहा यहाँ पर निकालते हैं पीएमटी। पीएमटी से तो निकलेगा ईएमआई हमारा हर महीने विद इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। हमने कहा रेट कितना है मेरा, 10%। कितने साल के लिए, एवरी साल के लिए, मतलब 12 महीने के। एनपीआर क्या है मेरा, 5%। कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। पीवी क्या है मेरा, 5,000 रुपये, ठीक है। और ये माइनस में आएगा, तो इसको हम आगे माइनस लगा लेते हैं। तो ये क्या किया, 5 ये डिवाइडेड 12, एनपीआर मेरा हो गया ये मल्टीप्लाई बाई 12, 5 ईयर C14, और ओके ओके अच्छा, ये C14 नहीं जाएगा मेरा, क्या जाएगा, ये अमाउंट जाना चाहिए ना, टोटल अमाउंट पे बेसिकली। ये 5,000 निकल रहा, देखो ये रहा 5,000, ठीक है। तो इसी में 10% भी इंटरेस्ट जो हमने वो निकाला, तो मतलब क्रॉस चेक करके भी देख लिया, हमारा अप्रोक्सीमेट सही है हमारा, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पर एक लास्ट फंक्शन आता है हमारा, रेट फाइंड आउट करने, ठीक है। रेट क्या कहता है, सपोज दैट आपने मुझे 8 लाख रुपए दिए, कितने दिए, 8 लाख रुपए दिए मुझे, ठीक है। और कितने साल के लिए, सपोज 6 साल के लिए। प्रेजेंट वैल्यू और ईयर क्या हो गया आपके, 6 ईयर, 6 ईयर, ठीक है। और मैं रिटर्न आपको कितना कर रहा हूँ, सपोज रिटर्न आपको कर रहा हूँ 10 लाख, ठीक है। और 10 लाख रिटर्न कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको कितने इंटरेस्ट रेट लेके रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब इस पैसे का मैंने आपसे उधार लिए 8 लाख रुपए, लेकिन जब मैं 6 साल बाद आपको दूंगा तो 10 लाख रुपए दूंगा। आपने पहले बता दिया, तो आपने कितना इंटरेस्ट रेट लगाया मेरे पे। इसको हम किससे फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट रेट नाम का एक फंक्शन होता है, हम उससे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मैंने 8 लाख रुपए लिए थे, कितने साल के लिए हमने क्या कहा, बताइए, 6 साल के लिए, ठीक है। और रिटर्न तो आएगा नहीं, इसको एक प्रॉपर क्वेश्चन ही बना लेते हैं मैं, ठीक है। कह रहा हूँ कि 8 लाख रुपए लिया हूँ मैं 10 साल के लिए। $8 में 80,000 एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये नॉर्मली इसको हम नंबर में अगर कन्वर्ट करते हैं, 8 लाख हो गए अभी, ठीक है। इसको इससे हम डिफॉल्ट सारे फंक्शन डिफॉल्ट नहीं नहीं, जब हम फंक्शन लगाते हैं ना तो वो डॉलर में कन्वर्ट, हाँ। बाकी वो नॉर्मली हमारे ऐसे, अब डॉलर और करेंसी यहाँ पर वो 8 पॉइंट्स, मतलब 88 पॉइंट, ऐसा कुछ रूल नहीं है यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। तो क्या सही है मेरा, ठीक है। तो मैंने कहा 8 लाख रुपए को मैं रिपे कर रहा हूँ 10 साल के लिए, जिसमें मैं आपको मंथली रिटर्न दे रहा हूँ, मंथली दूंगा मैं आपको, कितना दूंगा, 12,000 रुपए मैं मंथली आपको रिटर्न कर रहा हूँ। 10 साल के लिए मैं 12,000 रुपए रिटर्न करूंगा, ठीक है। और आपको 8 लाख रुपए थे, तो मैं आपको टोटल अमाउंट कितना था मेरा बेसिकली वो चीज। तो हमने कहा क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पर लिखता हूँ रेट। रेट लिखने के बाद रिटर्न द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ द लोन, मतलब कितना आपने इंटरेस्ट रेट लगाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6% डिवाइडेड बाई 4, क्वार्टरली ईयरली कैसा लग रहा है, तो हम यहाँ पे ईयरली लेके चल रहे हैं। एनपीआर क्या होता है हमारा, पीरियड हमारा 10 साल हो गया, नंबर ऑफ पीरियड हमारा, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम, मंथली कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉमा देंगे। पीएमटी हमारा क्या हो गया,
PMT हमारे पर मंथ जो दे रहे थे हाँ कितना डिवाइड हो जाएगा 80 से। नहीं, एक बार में दिया है ना हमने 12,000 रुपये पर मंथ रिटर्न कर रहे हैं ना हम। अच्छा ठीक है, और प्राइस वैल्यू क्या होगी हमारी, अच्छा ये पीएमटी क्या होगी हमारी, ये होगी। लेकिन क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि हम कितने बार दे रहे हैं, पीएमटी हमारी तो हर महीने जा रही ना, तो डिवाइडेड वैसे चलती रहेगी हमारे पास। लेकिन आप खुद सोचे कि क्या बोल सकते हैं इसको हम, पीएमटी हम एवरी महीने दे रहे हैं तो पीएमटी में कोई नहीं आएगा हमारा। फिर आता प्राइस वैल्यू, प्राइस वैल्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी थी, 8 लाख रुपए। तो जो आपने इंटरेस्ट रेट लगाया है वो हमारे अमाउंट पे कितना लगाया था, 1 लाख रुपए, सॉरी 1% लगाया था। अगर मैं यहाँ पर 8 लाख की जगह मैं 12 लाख कर देता हूँ, ठीक है, तो 12,000 10 साल तो ऐसे हो जाएगा। हमने कहा आपने इंटरेस्ट मैंने 2,000 लिया, तो आपने इंटरेस्ट कितना लगाया, 20 कितना 2 लाख ना, 2 लाख दे रहा हूँ 12,000 रुपये 10 साल के लिए, आपने इंटरेस्ट रेट मेरे पे कितना लगाया था, 6%। ठीक है, तो ये हमारा रेट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये रेट का फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे मैंने फाइन पीएमटी एसएलएन 2 और 3 2 5 फंक्शंस कराए हैं। ठीक है, ये 5 फंक्शंस कराए हैं, लेकिन अब क्या सकते हैं कि हम और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया है नहीं, तो हम क्योंकि फाइनेंशियल फंक्शन हमें कम ही वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेल में थे तो मुझे थोड़ा बहुत बताना जरूरी था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट। पीएमटी नेगेटिव में क्यों होता है? पीएमटी निगेटिव में इसलिए तो क्योंकि वो कम हो रहा ना हर महीने, वो हर महीने अमाउंट कम हो जा रहा है, इस वजह से निगेटिव आता है, तो इसलिए हम इसको माइनस में ही लिखते हैं। और इंटरव्यू में ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, क्या पीएमटी रिटर्न करता है माइनस में या प्लस में, तो आप बोलेंगे पीएमटी हमारा रिटर्न करता है माइनस में, मतलब वो माइनस में आंसर देता था ना, लेकिन हमने अपने आप से ही उसको क्या कर दिया था, प्लस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ठीक है, अब हमारा जो दूसरा फॉर्मूला आता है, ठीक है, हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है लॉजिकल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आता है, लॉजिकल। अब लॉजिकल जो होता है वो ही हमारा एक तरह से मेन फॉर्मूला को मैं कंसीडर करता हूँ, लॉजिकल फॉर्मूला। अब मुझे कैसे पता लॉजिकल फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो हमने कहा यहाँ पर कुछ इसके पार्ट ले लेता हूँ मैं, इसको मर्ज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ लॉजिकल फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और मैं ये रखा। लॉजिकल फॉर्मूला होते क्या है, जो हमारे बुलियंस वैल्यू पे वर्क करते हैं। बुलियंस वैल्यू मतलब, अच्छा हम आप इलेक्ट्रॉनिक्स से थे राइट, सर्किट क्लोज कब होता है, कंप्लीट सर्किट हम कब बोलते हैं, मतलब अगर हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो क्या कहते हैं, जब सर्किट कनेक्ट हो जाता है हमारा, कंप्लीट हो तो लाइट ऑन होती है, सर्किट इनकम्प्लीट होती है तो मतलब लाइट ऑफ होती है, जिसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए या बी या फिर 1 और 2 किसी भी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस किसी से भी हम कर सकते थे राइट। हमने अगर कंडीशन दिया क्या हमारा 10 बड़ा है 12 से, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर मैं ये बोल देता हूँ 12, क्या 10 हमारा बड़ा है 12 से, एक ही लाइन में लिख लेते हैं हम। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 12, मतलब कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं, रॉन्ग है, ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, तो हमारा आता है फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कह दूं 10 इज लेस देन 15, तो ये कैसी कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है।
तो ऐसे ही कंडीशन बेस्ड, मतलब उसके अंदर लिखे हुए लॉजिक अगर सही होते हैं तब रिटर्न करता है ट्रू, और रिटर्न किस में करता है, ट्रू और फॉल्स में। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा ये, अगर सही होगा तो ट्रू, नहीं सही होगा तो फॉल्स में हमारा रिटर्न करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब लॉजिकल फॉर्मूले होते कितने हैं, हम देखो इनको क्या बोलेंगे, हम एक सबसे ऊपर हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है हमारा, क्विक एक्सेस टूल बार। इसके जस्ट नीचे हमारा क्या आता है, इसको बोलते हैं टैब। पहली क्लास में हम यही बताए थे, इनको हम क्विक एक्सेस बार, देन इनको टैब बोलते हैं, और नीचे लिखे हुए डेटा को हम रिबन्स बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो हमने कहा फॉर्मूला टैब पे जाइए, तो फॉर्मूला टैब हमारा यहाँ टैब है, तो फॉर्मूला टैब ये रहा हमारा। ठीक है, फॉर्मूला टैब के बाद हमारा यहाँ पर देखो लॉजिकल नाम का रिबन, इनको हम बोलते हैं रिबन्स। और जैसे ये जो हमारे लिखे हैं फंक्शन लाइब्रेरी, ठीक है, तो जैसे लाइन यहाँ पर है एक लाइन और एक लाइन यहाँ पर है, तो जैसे लिखा है डिफाइन नेम्स, तो इनको बोलते हैं हम रिबन ग्रुप, इसको बोलते हैं हम रिबन्स ग्रुप बोलते हैं। राइट, तो हमने कहा लॉजिकल पे जाइए, लॉजिकल पे जाने के बाद देखिए ये सारे फंक्शंस आते हैं हमारे लॉजिकल्स में। ठीक है, अगर इसी तरह फाइनेंशियल के अंदर देखें तो हमारे पास फाइनेंस के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन हमने क्या क्या बताया था, जैसे कि पीवी बताया, राइट, पीएमटी भी बताया, एनपीआर भी बताया, एक तरह का क्या होता है वो बताया, पीएमटी बताया मैंने, पीवी रेट, और यहीं पे कहीं होगा। ठीक, इतने सारे फंक्शन आते हैं, लेकिन अब सारे फंक्शन ना मुझे पता है, बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता सारे फंक्शंस। ठीक है, मैंने भी दो चार, क्योंकि ये टॉपिक्स फाइनेंशियल, हाँ डोमेन पर डिपेंड होते हैं। हाँ, इस बैंक वाले डोमेन में बैंक वाले तब तो पूछना, सारे तब तो सारे पता होने चाहिए, लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियल फंक्शंस की हमें नीड होती है। बस हमें क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती थी कि प्राइस वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, हमने उस पर डिपेंड कर दिया कि हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा अब हम दूसरी ओर मूव करते हैं, कहाँ, अपने लॉजिकल फंक्शंस का। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन आता है एंड, सबसे पहला फंक्शन है एंड का। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ डेटा टेबल बनाते हैं, कुछ टेबल बनाते हैं। हमने कहा यहाँ पर मेरे क्या है, नेम बोल देता हूँ, इधर मैं मार्क्स बोल देता हूँ, सॉरी मैथ मार्क्स, ये मैथ मार्क्स है। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा फिजिक्स, फिजिक्स के मार्क्स, और यहाँ पर केमिस्ट्री के मार्क्स बोल दिया। हमने ये तीन सब्जेक्ट के मार्क्स बोल दिए। हमने नेम क्या दिए, या फिर एक हटा देते हैं, दो ही ठीक है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ बस ऑफ कर दो, फिर कोई नहीं, उधर ही रिमोट होगा, रिमोट यहीं आसपास रखा होगा, हाँ ऑफ कर दो। तो जैसे फाइनल डैशबोर्ड बनाने के लिए हमारा एक्सेल शीट एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो तो इसमें क्रॉस चेक करने के लिए कुछ मतलब कमांड्स होते हैं। उससे हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर, वो हम करेंगे अभी। जैसे मैंने वर्कशॉप, लास्ट वर्कशॉप ली है जो मैंने, उसमें मैंने बना के दिखाया भी है। अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा पॉज करते रिकॉर्ड। हमने कहा यहाँ पर मेरे फिजिक्स मैथ के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ मैं, 87, 56, डन। राइट, हमने क्या कहा, अब यहाँ पर हमने कहा उन्हीं लोगों के मार्क्स, उन्हीं वही लोग पास माने जाएंगे जो लोग क्या होंगे, जो फिजिक्स और मैथ में दोनों में पास होंगे। जिस लाइक कि आईआईटी का जब एग्जाम होता है तो वहां पर तीनों सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी होता है। तो हमने कहा एक फिजिक्स और मैथ का मैंने टेस्ट लिया, जिसमें मैंने ये बोला कि अगर आप लोगों के मार्क्स 33, दोनों सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा होंगे तभी आप पास माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जब मुझे दो कंडीशन चेक करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं,
पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं हम, पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है वर्ड ट्रू, ट्रू और फॉल्स, दो वर्ड आते हैं हमारे पास, ठीक है। हमने क्या क्या इक्वल टू लिखा, मैंने क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, 10 इज ग्रेटर देन 23, क्या ये सही है? फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर यही वैल्यू हमारी ऐसे लिखी होती तो क्या ट्रू देता रिटर्न। ओके, इक्वल टू लगाया मैंने, इक्वल टू, तो देखो ट्रू दिया। मतलब जब हमारा यहाँ पर देखो 10 इज ग्रेटर देन 20, जब हम रॉन्ग लिखते हैं तो वो फॉल्स रिजल्ट आता है, और जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं तो हमारा लॉजिकली सही होता है तो हमारा ट्रू रिटर्न करके देता है, ठीक है। लेकिन हमने कहा जब मेरे पास 2 मार्क्स है, राइट, हमने यहाँ पर पहले क्या बोला, ट्रू और फॉल्स बोला, ट्रू स्लैश फॉल्स बोला, ठीक है। इक्वल टू हमने कहा क्या मैथ में हमारे ग्रेटर देन कितने हैं, 33 हैं, तो ये ट्रू देगा। 33 मैंने पासिंग मार्क्स रखे सबके, तो जो जो लोग पास हैं वो ट्रू बोलेंगे, जो फेल होंगे वो फॉल्स दे देंगे होंगे। लेकिन हमने फिर कंडीशन रखी क्या, मैंने फिर कंडीशन रखी कि दोनों सब्जेक्ट में आपका पास होना कंपलसरी है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर आता है। क्या ऑपरेटर आता है हमारा, एंड ऑपरेटर आता है, ये भी हमारा एक ऑपरेटर ही है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू एंड, मतलब एक से ज्यादा जब लॉजिकल ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब एक या दो से ज्यादा जब लॉजिकल ऑपरेशन लगाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। तो हमने एंड यूज किया, पहले लॉजिक वन क्या हो गया मेरा, क्या 77 इज ग्रेटर देन 33। अगर हम एक ही भी काम कर लें, एक ही पे काम कर लें, तब भी हमारा जो ये रिटर्न दिया था ये आया। एंड में एक ही चल सकता है। अगर हम दो देना चाहें, मैंने फिर से लिखा एंड, हम दो देना चाहें तो क्या दो दे सकते हैं, क्या हमारा ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 33 कॉमा। अब देखो ये लॉजिकल ऑपरेशन है, इनको हम देना चाहते तो दे भी और नहीं देना चाहते तब भी नहीं देते। तो पहले वाली में हमने नहीं दिया, ऐसा नहीं कि नहीं था, हमारा पहले भी था लेकिन हमने पहले वाले में दिया नहीं, यहाँ पर देखो दिया नहीं है, राइट, ये देखो दूसरा, ठीक है। तो हम एक भी देना चाहें एक भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते। लॉजिकल ऑपरेशन क्या, अगर हमने कहा ये वैल्यू क्या हमारी 33 से ज्यादा है, कॉमा। अब देखो जैसे मैंने कॉमा दिया वैसे हमारा ट्रू वाला हाईलाइट हो गया, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो गया ट्रू वाले का। फिर हमने कहा क्या ये भी वैल्यू हमारी 33 है, और फिर हमारे तीसरी वैल्यू है नहीं, तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये रिटर्न तब करेगा जब दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे, जब हमारे क्या रिटर्न करेंगे, दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये फॉल्स रिटर्न किया। अगर मैं एक क्या करता हूँ, एक यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ कॉमा, ठीक है। हमने यहाँ पर भी ट्रू, ये पहला वाला किसका हो गया हमारा, ये मैथ का हो गया, और फिर हमने कहा यहाँ पर भी ट्रू प्लस फॉल्स मैं बोलता हूँ, ठीक है। और ये मैं किसका बोलूंगा, फिजिक्स का, ठीक है, जी रहा। तो एंड से पहली बार मैंने क्या निकाला, एक का निकाला, अब मैं एंड से निकालता हूँ बोथ का, तो हमने कहा फॉल्स निकला, ठीक है। और मैंने पूरा देखा तो ये क्या है, देखो दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं रिटर्न करेगा, जब तक दोनों ट्रू रिटर्न नहीं होंगे तब तक ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। देखो दोनों ट्रू है, बट यहाँ पर फॉल्स कैसे आ गया, ये ट्रू कैसे आ गया, अरे ये रहा, देखो एक फॉल्स आया यहाँ पर भी फॉल्स आ गया, यहाँ पर एक फॉल्स था, यहाँ पर एक फॉल्स था, यहाँ पर भी देखो फॉल्स आ गया, दोनों। तो दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक हमारा एंड ट्रू नहीं देगा, राइट। फिर हमने यहाँ पर एक दूसरा ऑपरेटर आता है और करके, और क्या कहता है, और ये कहता है चेक वेदर एनी ऑफ एन आर्गुमेंट आर ट्रू, मतलब दोनों में से कोई एक सही होगा, हम रिटर्न ट्रू ही करेंगे। तो हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार, इसका मैंने चेक किया इज ग्रेटर देन 33 कॉमा इज ग्रेटर देन 33, तो हमने दोनों को चेक किया, तो देखो दोनों में से इनमें से एक ट्रू था तो ट्रू रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया,
दोनों एक सही थे, एक और को गलत कर लेता हूं मैं, इसको ही गलत कर लेता हूं मैं। डन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब तक दोनों हमारे फॉल्स नहीं होंगे तब तक हम फॉल्स नहीं देंगे। ठीक है, जब तक हमारे दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक हम फॉल्स नहीं देंगे। तो ये हमारा और ऑपरेटर वर्क करता है। क्या ये दोनों समझ में आए? एंड और का मतलब, एंड क्या कहता है, जब जितनी भी कंडीशंस लगाएंगे हम, सारी कंडीशंस सही होंगी तभी हम सही रिटर्न करेंगे। और क्या कहता है, आप कितनी भी कंडीशन लगा दें, अगर दो दो का कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर दोनों में से कोई एक सही मिल गया तो मैं सही ही रिटर्न कर दूंगा। फिर हमारा जो लास्ट आता है वो होता है ऑप्शन नॉट का। नॉट क्या होता है, क्या मैथ इज ग्रेटर देन 33? क्या मैथ के अंदर हमारे पास किसका था, क्या हमने कहा मैथ के अंदर हमारा 33 से ज्यादा है मैथ का नंबर, क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू आना चाहिए। लेकिन ये क्या आता है, फॉल्स आता है। क्या आता है हमारे यहाँ पर, फॉल्स आता है। ऐसा क्यों? ये कहता है कि हम हमेशा रिवर्स आंसर करेंगे, हम आपको क्या करेंगे, रिवर्स आंसर करेंगे। ठीक है, और जहां पर फॉल्स क्या पर 12, क्या यहाँ पर देखो 12 था, यहाँ पर 12 था, 33 से बड़ा था, नहीं बड़ा था, तो क्या दे दिया इसने, ट्रू दे दिया। 16 था, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। ये आंसर क्या करता है, रिवर्स में रिटर्न करता है। अच्छा, अब ये सारे फॉर्मूले मैं लगा लिया हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते टाइम इस फाइल को भेजूंगा, आप लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा है। तो आप जाइएगा फॉर्मूला टैब पे, फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए शो फॉर्मूला लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आगे देखो क्या लिख के आ गया यहाँ पर, एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, और लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है। राइट, ठीक है ना। और इसको आप अनहाईलाइट ऑफ कर देंगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। आई विश आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास, मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है, फिर तब क्या चाहिए, हमने कहा इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे फिर से लिखता हूँ। हमने कहा अब पास और फेल चाहिए, मुझे कुछ अपना आउटपुट देना, बेसिकली मुझे कुछ अपना आउटपुट देना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास तब फंक्शन आता है इफ का। इफ का भी कंडीशन, इफ क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। इफ क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। वैल्यू को ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, इनसाइड जाएगा, अगर नहीं ट्रू होगा तो आप, जैसे कि फोन लॉक करते हैं, अगर वो फिंगरप्रिंट हमारी ही होती है तब क्या होता है, फोन अनलॉक होता है, अदरवाइज लॉक ही रहता है फोन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी वर्क करता है। तो हमने क्या कहा, इक्वल टू लिखा, इफ लिखा। इफ क्या कहता है, चेक वेदर कंडीशन इज मेट और रिटर्न वन वैल्यू इज ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। अगर सही होगा, अगर वो पहले मेट करेगा, अगर और रिटर्न करेगा, अगर एक वैल्यू सही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वही वैल्यू गलत है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चीज हमने कहा ठीक है, देखते हैं ट्रू फॉल्स। हमने कहा लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट का मतलब किस पे हम वैल्यू टेस्ट करना चाहते हैं, हमने कहा 77 पे। क्या 77 हमारी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33? राइट, अब देखो क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, मैंने कुछ नहीं लिखा, ऐसे छोड़ दिया। तब देखो ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, एरर दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लिखना ही होगा। ठीक है, तो ये समटाइम्स में सही ले लेता है, समटाइम्स में नहीं ले पाता, लेकिन इन जनरली जब हम बात करते हैं तो हमारा ये ले लेता है। ठीक है, अब देखो ले लिया, क्या ले लिया, अभी क्यों नहीं लिया था, पहले पहले हमने कॉमन ही लगाया था, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसलिए इसने 0 रिटर्न किया। अगर हमारी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, जैसे 12 और 16 वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो हम जनरली 0 1 को नोटिफाई करते थे, मॉडिफाई मतलब नोटेशन देते थे 0 1 का। क्या अभी आपने देख लिया 0 ट्रू के लिए भी रिटर्न कर सकते हैं हम, वैसे तो सिर्फ 0 फॉल्स के 0 फॉल्स के लिए होता है। हमने उसको बता दिया था कि हाँ जरूरी नहीं कि 0 ही होता, वहां पर एक ऑप्शनल बता दें कि हाँ इसके लिए हम बात करते हैं बस।
ठीक है। हमेशा ये नहीं होता कि हाँ जीरो का मतलब ट्रू ही हो, फॉल्स ही होता हो, क्योंकि वहां पर वन है इसलिए हम ट्रू बोल देते थे उसे। यहाँ पर ट्रू को जीरो और नॉर्मली ये। अब देखो हमें कंफ्यूजन हो रही है, राइट, हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये पास है या फेल है। तो हमने कहा ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने कहा दोबारा इफ यूज करते हैं हम। दोबारा इफ यूज करने के बाद हम क्या कहते हैं, हमने कहा दोबारा इफ यूज करते हैं। हमने कहा फिर से इसको थोड़ा सा यूज करना देखते हैं। हमने कहा अब मुझे कुछ अपना रिटर्न करना, जीरो वन नहीं, अपना कुछ। तो हमने कहा इस, सॉरी, क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे हम, ब्रैकेट देंगे, कंडीशन देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा देंगे। अगर वैल्यू ट्रू हुई तो क्या रिटर्न करेंगे हम, पास, कॉमा। अगर वैल्यू गलत हुई तो क्या रिटर्न कर देंगे, फेल। कर सकते हैं, ओके। ट्रू हुई तो क्या रिटर्न आया, पास। और अगर फेल होता तो, सॉरी गलत होती तो फेल। जरूरी नहीं कि फेल पास लिख दें, हम नाम भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जो लोग पास है उनका नंबर बताओ, जो लोग फेल हैं उनका कुछ मत बताओ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इक्वल टू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देता है इंटरव्यू में ज्यादा। इफ, हमने कहा ये वैल्यू अगर पास होगी 33 से ज्यादा है तो यही वैल्यू प्रिंट कर दो, नहीं तो मत प्रिंट करो, छोड़ो। 77 आ गया। अब देखो जीरो गलत लिखा, हाँ समझ गए, जी हो गया। तो ये भी हमारा किससे निकला, इफ से ही निकला, राइट। क्या कोई डाउट अभी यहाँ तक, ये जो बीच वाला कॉलम है सिर्फ पास फेल का, उस इफ के सामने फेल हटा के दिखाना एक बार, मतलब जो इफ वाली कंडीशन डाली है यहाँ पर फेल, हाँ, यहाँ तो पर यहाँ पे भी जीरो आएगा क्या अगर कुछ नहीं डालते तो, आ गया ना जी, मतलब जीरो डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर कुछ नहीं है तो जीरो आएगा। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो जीरो आएगा, और उसके बाद कुछ नहीं है तो फॉल्स आएगा, मतलब फेल वाली कंडीशन। डन। तो इस तरह से हमें अपना आउटपुट भी दे सकते हैं इफ एल्स कंडीशन। फिर हमने कहा मल्टीपल कंडीशन चेक करनी, ग्रेड सिस्टम बेसिकली। क्या करना, ग्रेड सिस्टम। तो हमने कहा ग्रेडिंग कैसे निकालेंगे हम। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है, किसका फंक्शन, इफ एस लिखा होता है। हम फॉर्मूला टैब पे जाएंगे, लॉजिकल में जाएंगे, यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है, फॉल्स हो गया, एंड फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है, इफ हो गया हमारा। अब यहाँ पर एक इफ एस आता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके इनके मतलब सारे नहीं बताऊंगा इसमें भी, और लेकिन इससे ज्यादा भी बताऊंगा, ठीक है। हमने कहा अब मेरा आता है इफ एस। इफ एस क्या करता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है, चेक वेदर वन और मोर कंडीशन आर मेट एंड रिटर्न द वैल्यू करस्पॉन्डिंग द ट्रू कंडीशंस। एक से ज्यादा जब कंडीशंस हो जाते हैं तो हम इफ एस का यूज करते हैं। तो इफ एस देखो, लॉजिकल टेस्ट क्या हो गया मेरा, ये वैल्यू अगर किससे बड़ी हो गई, बड़ी या बराबर हो गई 80 से, कॉमा देंगे। तो वैल्यू इफ ट्रू होगी तो क्या बोलेंगे हम, ए ग्रेड, राइट। फिर कॉमा दिया, फिर से लॉजिकल टेस्ट ट्रू आया। हमने कहा फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और फिर से बोलेंगे कि अगर ये वैल्यू 60 से बड़ी हुई तो अब क्या दे बोलना है मुझे, बी ग्रेड बोलना है। ऐसे तो बोलते थे हम कॉलेज के टाइम, ठीक है। अगर यही वैल्यू लॉजिकल टेस्ट 3, तो हमने कहा फिर से इसी को चेक करता हूँ कि एक रो के अंदर ही चेक कर रहा हूँ ना भाई, एक ही वैल्यू को मैं। तो हमने कहा अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन किससे ज्यादा हुई, 33 से ज्यादा हुई, तो हम क्या बोलेंगे, सी ग्रेड बोलेंगे, ठीक है, कॉमा दिया। अगर यही वैल्यू इज लेस देन किससे हुई, 33 से कम हुई, तो क्या बोल देंगे हम, फेल, राइट। तो ये हमारी क्या वैल्यू 80 से बड़ी थी, नहीं थी, तो क्या दिया इसने, बी ग्रेड। और जैसे हम इसको पकड़ के नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ से, तो ये क्या करता है, समझता है कि ए ग्रेड बी ग्रेड किसको देना है, किसको फेल देने हैं। जो वैल्यू 33 से नीचे है वो फेल है, और जो वैल्यू 80 से ऊपर है ये है, और जो वैल्यू 33 से 60 के बीच है वो क्या है, सी है। क्या समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम निकल। अब क्या,
अब देखो मैंने यहाँ पर एक होशियारी की थी, यहाँ पर 33 थी, ठीक है जी। ओके ठीक है, मैंने गलती से यहाँ क्या कर दिया 33 डाल दिया, ठीक है 33 से नीचे वाली फेल हो गई, ऊपर वाली बी ग्रेड आ गई, सी ग्रेड आ गई, जो भी आ गई, लेकिन एग्जैक्टली 33 वाला तो मिस हो गया ना, एग्जैक्टली 33 वाला मिस हो गया। तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर या तो इक्वल टू लगाऊं या ना लगाऊं। अगर नहीं लगाता हूं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाँ कैसे कैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है ओके। तो इसी से बचने के लिए हमने एक अपना इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, इफ के अंदर इफ, इसे बोलते हैं व्हेन अ कंडीशन राइट इनसाइड अनदर कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। जब हम एक कंडीशन किसी दूसरी कंडीशन के अंदर बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं, राइट। तो नेस्टेड कंडीशंस कैसे बनाएंगे हम, हमने कहा इक्वल टू इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट क्या हुआ, ये हुआ मेरा, अगर ये सही हुआ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लिखा, राइट 80 लिखा मैंने, तो वैल्यू ट्रू होगी तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, बेसिकली ए ग्रेड। वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो जैसे ही फॉल्स होती है मैं फिर से इफ बोल देता हूँ, जैसे ही फॉल्स होती है वैसे मैं फिर से इफ बोल दूंगा। फिर हमने यहाँ पर चेक किया, अब देखो 80 तो मैं दे चुका था ना, अब मैं क्या दूंगा, अब मैं क्या दूंगा 60 दूंगा, ठीक है इक्वल टू 60। अगर ये सही हुआ तो मैं बोलूंगा बी, फिर से अगर गलत हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, इफ के अंदर क्या बोलूंगा मैं, यही कंडीशन, ओके क्या कर दिया, यही कंडीशन, नहीं नहीं नहीं, नहीं। 80 सही हुई तो ये, फिर ए, फिर ये, फिर यहाँ आएंगे हम, ठीक है। अगर ये गलत हुआ तो मैं फिर से ये कंडीशन दूंगा और इस बार पे बोलूंगा कि अगर फिर से ये कंडीशन गलत हुई और किससे ज्यादा हुई, 33 से ज्यादा हुई, ठीक है 30 से ज्यादा हुई तो मैं क्या बोलूंगा, सी, राइट। अब नहीं तो अब मैं फेल बोलूंगा एफ, और जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ बी आया, यहाँ पर देखो 33 है, क्या है 33 है, यहाँ पर मैंने कहीं 33 को नहीं बताया था, अगर इक्वल टू बोल देता तो ये क्या आ जाता, तब ये सी आ जाता, तब यहाँ पर सी आता फेल की जगह, और नहीं यूज करते हैं तो हमारा एरर नहीं आता, फिर तब वो उसकी नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर कर लेता, ठीक है क्या करता, नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर कर लेता हूँ। सर इसको मालूम है सर कि एक जैसे ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं हमारे स्कूल में कि तो प्लस करके कहते हैं 33% एग्रीगेट करके हुआ तुम पास हो गए, फिर वो फंक्शन आएंगे कैसे करेंगे, मतलब जैसे फिजिक्स मैथ की तुम लोग सम करके बाकी 33% डालो पास हुआ। हाँ अच्छा, अगर दोनों का सम करता हूँ उसका एवरेज निकालना, तो वो नेस्टेड फंक्शन से बना के हम करते हैं, अच्छा ठीक है। आप इनका प्लस करो पहले, फिर दोनों का फिर, हाँ एक वाले के अंदर भी कर सकते नो डाउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे हमारा हुआ, अब जैसे दोनों फंक्शन को करना था, अगर दोनों ट्रू होते तब रिटर्न करता, ठीक है, दोनों का सम निकालते पहले अंदर ही, मैं एवरेज का डायरेक्ट फंक्शन होगा ना। हाँ एवरेज का डायरेक्ट फंक्शन है, जैसे कि हमने कहा एवरेज निकालना है इनका सबका, इनका एवरेज निकालेंगे तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो एक एवरेज हमारा लिख के आ रहा है 59.33 आ रहा है ना, देखो यहाँ पर 59.33 आ रहा है लिख के सबसे नीचे। अगर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास एवरेज फंक्शन आता है और मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कहा ये, ठीक है ओके। चलिए हमने ये देख लिया, अब हमारे पास एक फंक्शन और आता है, हमने कहा सम इफ नाम का फंक्शन आता है। सम इफ क्या है हमारा, सम इफ हमारा ये कहता है कि उन्हीं नंबर का सम करो जो क्या है, जो पास है, राइट। तो हम इक्वल टू लिखेंगे और लिखेंगे सम इफ एट सेल्फ स्पेसिफाइड विद द कॉलम इज कंडीशन और ट्रू, मतलब बेसिकली ट्रू होनी चाहिए, दैट्स इट। हमने रेंज क्या रखा, हमने कहा रेंज मेरी क्या है, ये है, राइट, कॉमा दिया। अब कंडीशन क्राइटेरिया क्या है, हमने डबल कोट्स के अंदर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 डबल कोट्स क्लोज, ये
तो हमने कहा उन्हीं लोगों का सम होगा जो 33 से ज्यादा है, राइट। तो हमने देखा एक बार, इक्वल टू लिखा मैंने, 77 33 से ज्यादा है, प्लस 53 ये भी ज्यादा है, प्लस 77 ये भी ज्यादा है, और ये भी हमारा, तो कितना आ रहा है 311। और अच्छा इक्वल टू मैंने यहाँ यूज किया ना, इक्वल टू हटा देता हूँ मैं, क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो मतलब कि उन्हीं वैल्यू का इसने सम किया है जिसने क्या किया है, जो 33 से ज्यादा है, ट्रूथ है ना, तो हम इससे निकाल सकते हैं। फिर एक हमारा आता है काउंट इफ। ये सारे फंक्शन किसके साथ लगते हैं, इफ के साथ लिख करते हैं। बेसिकली है एग्रीगेट फंक्शन है ये, पहले मैथमेटिक्स के फंक्शन, लेकिन मैंने इनको इसलिए अभी बताया कि ताकि आप इफ भी समझ पाए आप, राइट। तो हमने कहा उन्हीं लोगों को काउंट करो जो पास हुए हैं, उन्हीं लोगों को काउंट करना है जो पास हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ओके, काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ। रेंज क्या है, हमने कहा ये रेंज है मेरी, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, पास, दैट्स इट। कितने लोग पास हुए हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 5, 5 लोग पास हुए हैं। फेल कितने लोग हुए हैं, टोटल में से घटा देंगे, जितने पास हुए उतने फेल हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह हमने कहा क्या हुए हैं, ये तो पासिंग है, फेल ए ग्रेड वाले कितने हैं हमारे पास, तो इसी तरह मैं लिखूंगा काउंट इफ, हमने कहा ये, और कॉमा देंगे और बोलेंगे यहाँ पर ए ग्रेड, ब्रैकेट क्लोज। कितने लोग हैं ए ग्रेड वाले, 2 लोग हैं, तो ए ग्रेड 1 ए ग्रेड 2, क्या समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे काउंट इफ सम इफ ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, और क्या बचता है, एल्स भी है इसमें, इफ एल्स, हम्म, इफ एल्स भी है। नहीं नहीं, एल्स नहीं होता, इफ होता है एल्स नहीं होता। यहाँ पर एल्स हमारा नेगेटिव मतलब नॉट ट्रू वाला हो जाता है। ठीक है, एक बार फॉर्मूले पे जाते हैं, लॉजिकल पे जाते हैं, ओके। इफ एरर बचा है अभी, ठीक, अभी और भी होते हैं बट नॉट हो गया, और हो गया है, रिड्यूस वर्क नहीं होता है हमारा, स्विच भी कम यूज करते हैं, एक्सॉर नॉट, ये तो गेट फंक्शन हमारे इसमें आते नहीं है, मतलब इतना वर्क नहीं होता हमारा, ठीक है। इफ एरर बचा है, क्या बचा है, इफ एरर। इफ एरर क्या होता है, हमने कहा कि अगर 10 डिवाइडेड बाय 0 आ जाए तो क्या एरर आता है हमारा, डिवीजन एरर आता है। क्या एरर आ रहा है, डिवीजन एरर आ रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं डिवीजन एरर आए, जैसे हमने क्या कहा, मैं नहीं चाहता डिवीजन एरर आए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमने कहा 2 नंबर्स लिया, हमने कहा अमित ने कुछ नंबर इंसर्ट करेगा और कुछ सुमित इंसर्ट करेगा, तो अमित ने कहा 10 और सुमित ने क्या कहा 20, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सपोज डिवाइड निकाल लेते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, कुछ भी हम कर रहे होते, सपोज दैट कर रहे होंगे, तो हम वहां पर इफ बोलते हैं, इफ, फिर लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हमने कहा अगर ये डिवाइड बाय ये, अगर ये दोनों डिवाइड होके क्या आते हैं, 10 से ऊपर आते हैं, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करते हैं गुड, ठीक है, और नहीं तो बैड। सपोज ये रिटर्न, तो ये बैड आया, अगर मैंने यहाँ पर क्या कह देता हूँ 100 कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, गुड रिटर्न आ गया। लेकिन अगर गलती से सुमित ने क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया, तो क्या एरर आ रहा, देखो डिवीजन एरर आ रहा है ना। तो इस डिवीजन एरर को हटाने के लिए हम इफ एरर का यूज करते हैं। तो जहां पर ये बताते हैं, हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहीं लिख लेते हैं इफ एरर, क्या लिखता हूं, इक्वल टू इफ एरर, if error can return the value if error expression is error and the value of the expression itself otherwise, मतलब जो मैं लिखूंगा वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। हमने कहा if error ब्रेक कर लगा, वैल्यू क्या है मेरी, हमने कहा ये डिवाइड बाय ये, ठीक है।
अगर सही होगा तो वैल्यू रिटर्न कर देगा, गलत होगा तो एरर दे देगा। अगर वैल्यू इफ एरर, अगर वो वैल्यू गलत आ रही है तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, नॉट डिवाइड बाई 0। मैंने आउटपुट दे रखा। तो जब मैंने आउटपुट रखा तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, मैंने यहाँ पर 0 रखा था तो क्या लिख के आ रहा है, नॉट डिवाइड बाई 0। और अगर मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ तो वो वैल्यू आ रही है, देखो, है ना। तो ऐसे कभी कभी हमें एग्जांपल्स देना पड़ सकता है, मतलब काम करना पड़ सकता है। तो हमारा इफ एरर भी एक आल्सो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे इफ लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 और पीछे के 5 फंक्शन, 17 फंक्शन आज हमने किए, ठीक है। और हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है लॉजिकल फंक्शंस में। तो इफ एरर हो गया, इफ एन मतलब जब हमारा एन रिजल्ट आता है, कोई वैल्यू नहीं होती, तब एन की जगह हम रिटर्न करते हैं, जैसे कि हमारा इफ एरर होता है। लैम्डा फंक्शन 1 1 सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर इतना काम नहीं आता, लेकिन इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़ा वर्क होता है हमारा, ठीक है। मैप ऐप तो हमारा अलग बात है, रिड्यूस करना अलग बात है। तो ठीक है, इसमें इतनी ही फंक्शन जो हमारे होते हैं, जो जनरली वर्क होते हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स, डेट एंड टाइम, आपका फाइनेंशियल फंक्शन से स्टार्ट हुआ है, लॉजिकल फंक्शन आपने समझ में आ गया। तो आपके लिए हम मैथमेटिक्स, टेक्स्ट और डेट एंड टाइम फंक्शन, 3 फंक्शन अभी आपके लिए हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल डेट एंड टाइम पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो नहीं था ओके, हाँ मतलब देखा था बस, ठीक है। तो कोई नहीं, हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ।